हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दारा सिंह गुर्जर आपको इतिहास विषय के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। हाँ तो देखो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी प्रत्येक एग्जाम में, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में वो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो दोस्तों, टॉपिक है अपना सिंधु सभ्यता। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे देश में सिंधु सभ्यता का उत्थान कब हुआ, विकास कब हुआ, उसका प्रारंभ कब हुआ, उसका अंत कब हुआ, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या थी। हाँ तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हमें कई नामों से जानते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम है। सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये सभी सिंधु सभ्यता के नाम है, या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता को हम इन नामों से भी जानते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता को मैंने यहाँ 4 नाम लिख दिए, तो सिंधु सभ्यता को हम इन 4 नामों से भी पुकार सकते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है यहाँ से भी, नाम को लेकर भी, कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम है। तो हमने चारों नाम आपके सामने है, आप देख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम है। हाँ तो देखो दोस्तों कि अब सिंधु सभ्यता के नाम कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, तो कारण हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता ये नाम क्यों पड़ा, तो देखो दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है, यह सभ्यता विकसित हुई है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। तो समझ में आ गया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ, इसी कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। दोस्तों ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल थे उनका उत्खनन हुआ, उनकी खुदाई हुई। तो प्रारंभिक खुदाई और उत्खनन सिंधु नदी के किनारों पर हुआ, या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ, इसी कारण इसका नाम सिंधु नदी सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी घाटी सभ्यता वही है, कोई अंतर नहीं है। अब बात आती है अगले नाम की, कांस्य युगीन सभ्यता, कि सिंधु सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा। हाँ तो दोस्तों देखो कि सिंधु सभ्यता का नाम कांस्य युगीन इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु थी, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया, जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु थी तांबा। अब तांबा धातु का मानव ने प्रयोग कर लिया, लेकिन सिंधु सभ्यता में वहां के निवासियों ने तांबा धातु में क्या मिला दिया, एक धातु और मिला दी, और तो इन दोनों धातुओं को मिलाने पर जो तीसरी धातु का निर्माण हुआ वो धातु थी कांसा। कौन सी धातु बनी, वो कांसा। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। अब बात आती है हड़प्पा, कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। तो देखो साथियों, इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इतिहासकारों ने या उत्खननकर्ताओं ने या खोजकर्ताओं ने सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो स्थल खोजा गया था हड़प्पा। तो पहला स्थल कौन सा था,
हड़प्पा, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता को हम 2-3 नामों से पुकारते हैं और उनका मैंने आपके सामने यहाँ व्याख्या के रूप में बता दिया कि इनका नाम ये क्यों पड़ा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में आगे कि और क्या है। देखो अब बात आती है सिंधु सभ्यता के समय की, समय निर्धारण। क्योंकि समय निर्धारण में सिंधु सभ्यता के समय के बारे में कई इतिहासकारों में मतभेद है कि कौन सा समय कैसा माना जाए जो वास्तविक रूप में सिंधु सभ्यता का था। लेकिन कई इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार सिंधु सभ्यता का समय अलग अलग समय निर्धारित किया। तो हम देखते हैं कि इसका जो वास्तविक समय कौन सा है। समय निर्धारण की एक पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति। कौन सी है? रेडियो कार्बन पद्धति। इस पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय था वो था दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। आगे देखो दोस्तों और कई इतिहासकार इसका समय अलग अलग बताते हैं। एक इतिहासकार हुए जॉन मार्शल, जो इंग्लैंड के थे, जॉन मार्शल। इसने भी अपने अनुसार सिंधु सभ्यता का समय बताया। तो देखते हैं कि इन्होंने समय कौन सा बताया। सिंधु सभ्यता का इन्होंने समय बताया 3250 ईसा पूर्व से, कितना बताया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मार्शल ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो समय था वो ये था। आगे एक और इंग्लैंड का इतिहासकार आता है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने अपने अनुसार सिंधु सभ्यता का समय बताया। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो समय था वो ये था 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने सिंधु सभ्यता का समय बताया। अब आगे बात आती है और भी कई इतिहासकारों ने अपने अनुसार सिंधु सभ्यता का समय अलग अलग निर्धारित किया। और तो हमारे देश में एक NCERT शिक्षा विभाग की संस्था है। NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। NCERT ने अपने लेखों में इन्होंने जो समय बताया, NCERT ने वो बताया कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व का जो समय इन्होंने सिंधु सभ्यता का बताया। ये बात हो गई। अब प्रश्न कई बार आता है, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सिंधु सभ्यता का जो वास्तविक समय था वो अपन कौन सा माने। हाँ तो देखो दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का जो वास्तविक समय था वो हम मान सकते हैं कि जो रेडियो कार्बन पद्धति का जो समय था वो ही हम सिंधु सभ्यता का वास्तविक या ऑथेंटिक समय मान सकते हैं। 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ये समय हम सिंधु सभ्यता का वास्तविक समय या ऑथेंटिक समय मान सकते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का समय हो गया। समय के बाद में कई बार मन में भी प्रश्न आता है, उठता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता। मन में प्रश्न उठता है कि सिंधु सभ्यता को किसने बसाया या उसका किसने निर्माण किया। तो देखो दोस्तों, हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में उत्खननकर्ताओं को, खोजकर्ताओं को सिंधु सभ्यता से हमको 4 प्रकार की जातियों के अवशेष मिले हैं। तो उन्हीं चारों जातियों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। ऐसा
मान लेते हैं इतिहासकार, तो देखो कि वो चारों जातियां कौन कौन सी थी। पहली है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। दूसरी है दोस्तों ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड। तीसरी है मंगोलाइड, मंगोलाइड। और चौथी है अल्पाइन। ये चारों जातियों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। इन चारों जातियों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्खननकर्ताओं को इन चारों जातियों के ही अवशेष हमको मिलते हैं, इसलिए इन चारों जातियों को सिंधु सभ्यता के निर्माता मानते हैं। लेकिन भूमध्य सागरीय जो जाति थी उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इतिहासकारों ने कहा कि जो भूमध्य सागरीय जाति थी उसके कुछ अंश भारतीय द्रविड़ जाति से मिलते हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय जाति को सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। आगे देखो, ये बात हो गई यहां तक निर्माता तक। अब आगे देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां कहां तक था। देखो विस्तार, सिंधु सभ्यता संसार की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। जितनी भी सभ्यताएं हुई है, सुमेरियन है, मेसोपोटामिया है, या फिर मिस्र की सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं से क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि संसार की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है दोस्तों? सिंधु सभ्यता। कई बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि क्षेत्रफल के अनुसार संसार की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी मानी जाती है, तो वो है सिंधु सभ्यता। अब देखो दोस्तों, हम इसका विस्तार पढ़ रहे थे, तो हम देखते हैं इसका सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल और पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। सिंधु सभ्यता का हमारे देश में, भारत में जो सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है वो माना जाता है मांडा, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा नामक एक स्थान है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल माना जाता है वो है आलमगीर यूपी में, मेरठ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आलमगीर गांव जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। आगे बात आती है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो देखो दोस्तों देमाबाद महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? देमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो देखो दोस्तों, सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो है सुतका गेंडोर। कौन सा है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है सबसे पश्चिमी स्थल। यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में। ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। तो ये बात हो गई। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सबसे उत्तरी स्थल दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में है, और पूर्वी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो आलमगीर यूपी में स्थित है। हम बात करें कि सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और सबसे पश्चिमी स्थल दोस्तों सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। वैसे हम बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का
सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल कहां है? सोर्तुगई, सोर्तुगई है और ये स्थित है कहां? अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। सोर्तुगई से भी हमारे उत्खननकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने नहर के प्रमाण खोजे हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये बात हो गई दोस्तों। सिंधु सभ्यता के हम विस्तार की बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी कौन से स्थल है, ये हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण है लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है सिंधु सभ्यता की वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब बात आती है सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। कितना माना गया दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल माना गया है। ये बात हो गई। अब एक और अंतिम बात आती है इसी के अंदर विस्तार में कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसे है, कैसा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है दोस्तों वो है त्रिभुजाकार। कौन सा, कैसा है इसका आकार? त्रिभुजाकार। कई बार प्रश्न आया हुआ भी है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो दोस्तों त्रिभुजाकार माना जाता है। अब ये बात हो गई, यहां तक हमने पढ़ लिया सिंधु सभ्यता के नाम कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ा। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण था या समय निर्धारण था वो भी हमने देख लिया कि कौन कौन से इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता का समय कितना माना है। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता में हमने देख लिया चारों जातियों के अवशेष हमको सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हीं जातियों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माने गए। आगे हमने देखा दोस्तों सिंधु सभ्यता के विस्तार, इसका उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी विस्तार हमने देख लिया, इसका क्षेत्रफल देख लिया और इसका आकार हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। अब देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो सामान्य परिचय है उसमें हमें देखेंगे। पहले मैं आपको एक या दो प्रश्न ऐसे बता देता हूं कि जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? किस राज्य में खोजे गए? कई बार पूछा गया है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य से खोजे गए हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा है वो राज्य। तो वो राज्य हैं दोस्तों गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितना अच्छा उसका आंसर है। अगला दोस्तों देखो, अगला प्रश्न फिर मैं बताता हूं कि सिंधु सभ्यता के अगला अपना प्रश्न आता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के
किस नदी के किनारे खोजे गए, किनारे खोजे गए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि दूसरा प्रश्न है अपना कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए हैं। तो देखो दोस्तों कि कौन सी नदी है वो जिसके किनारे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किया या उनको खोजा गया, तो वो नदी आती है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सरस्वती नदी। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे हम इसका सामान्य परिचय ही देख रहे हैं, तो हम सामान्य परिचय देखते हैं दोस्तों। यहां तो देख लिया अपन ने, अब आगे देखो। इसी में अब देखो कि हमें सिंधु सभ्यता का कैसे पता चला, क्या था क्या नहीं था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं दोस्तों। देखो 1856 में पहली बार लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। किसका दोस्तों? रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। 1856 में जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश में थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। तो वहां पर दोस्तों कि रेलवे लाइन के निर्माण के समय अंग्रेजी सरकार को ईंटों की और पत्थर की आवश्यकता महसूस हुई, तो उनके पास में पत्थर और ईंटें खत्म हो गई। तो अंग्रेज अधिकारियों ने आसपास के गांवों के लोगों से पूछा कि आसपास कोई पत्थर या ईंट मिल सकती है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि हम आपको एक ऐसे टीले के पास लेकर के चलते हैं जो ईंटों का भंडार है। तो दोस्तों वो ग्रामीण जो थे उन अंग्रेज अधिकारियों को, जिनका नाम था जॉन बल्टन, क्या नाम था? जॉन बल्टन, और एक का नाम था विलियम बर्टन। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को गांव वाले हड़प्पा नामक स्थान पर ले गए। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने हड़प्पा नामक स्थान से अपने इच्छा, यानी कि जितनी जरूरत रेलवे लाइन में उनको ईंटों की थी, उतनी ईंटों को इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने वहां से निकाल लिया, और निकालने के बाद अपना काम कर लिया। और इसकी सूचना जब इनको लगा कि यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इन्होंने इस हड़प्पा नामक स्थान की सूचना 1856 में पहली बार अंग्रेजी सरकार को दे दी। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विचार नहीं किया, और ये मामला यहां शांत पड़ा रहा। उसके बाद में 1920 के अंदर, कब की बात है? 1920 में जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति था, जो अंग्रेज था, वो भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनकर के आया। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनकर के भारत में आया, तो इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में अपनी कुछ रुचि दिखाए, इंटरेस्ट दिखाया। तो इन्होंने 1921 में, कब की बात है? 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा नामक स्थान पर उसका खोज करने और उसका उत्खनन करने भेजा। अब भेज दिया तो हम देखते हैं दोस्तों कि पहली बार सिंधु सभ्यता में जो स्थल खोजा गया वो स्थल माना जाता है हड़प्पा।
और हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। यहां तक बात हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि आगे और सिंधु सभ्यता में क्या होता है। यहां तक क्लियर बात? आगे देखो। अभी सिंधु सभ्यता के ही पढ़ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसी के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल है जिसका उत्खनन हुआ और उनकी खोज हुई। तो हम पहला स्थल ही ले लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो हमको पहला स्थल खोजा गया वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। तो हम आज इस हड़प्पा के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हड़प्पा की खोजकर्ता कौन था हमने देख लिया, लेकिन दोबारा और देख लो कि हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वो है कौन? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी खोजकर्ता हो गया। आगे देखो, समय, किस हड़प्पा का किस समय खोज हुई थी? तो समय है 1921। कौन से वर्ष हड़प्पा की खोज हुई? 1921 में। आगे देखो कि किस स्थान पर हमको ये हड़प्पा नामक स्थान मिला, किस स्थान पर मिला, तो वो स्थान भी हमें देख लेते हैं। देखो, पंजाब राज्य के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिला और कौन सी नदी थी? रावी नदी के किनारे। जो सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थान हमको जिस स्थान पर मिला वो पंजाब राज्य या पंजाब प्रांत है, प्रांत भी इसको कहते हैं, पंजाब प्रांत का कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला है। और किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई? तो वो नदी है रावी नदी। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, कि हड़प्पा को और किन नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों हड़प्पा के उपनाम, देखते हैं इसके कौन कौन से उपनाम है। तो इसको सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। तोरण द्वार किसको कहा जाता है? हड़प्पा को। किसका? सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी हड़प्पा को कहा जाता है। इसका दूसरा और उपनाम है वो है अर्ध औद्योगिक नगर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। तो हमने हड़प्पा नामक स्थान के दो उपनाम भी देख लिए हैं कि आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कई एग्जामों में कि सिंधु सभ्यता के या सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किस स्थल को कहा जाता है? तो वो है हड़प्पा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसी में कि एक इंग्लैंड का इतिहासकार हुआ है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने बहुत अच्छी बात बताई है, ध्यान रखने वाली बात है। तो देखते हैं कि क्या बात इसने बताई है। इसने कहा है कि सिंधु सभ्यता की देखो दोस्तों, पिगट ने बहुत अच्छी बात बताई। इसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। कितना बहुत अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई इसने। ध्यान रखने वाली बात है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। देखो दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। एक इतिहासकार इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, स्टुअर्ट पिगट, उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि जुड़वा राजधानी किन स्थलों को माना जाता है, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हमें एक और बात मिलती है, तो देखते हैं वो कौन सी बात मिलती है कि राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा कि सिंधु सभ्यता की या कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी इन्होंने बताया। किसको? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। ध्यान रखने वाली बात है, पहली और दूसरी राजधानी हो गई और अब तीसरी भी राजधानी हो गई, तीसरी राजधानी बताया। कौन था? डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, राजस्थान के निवासी थे। तो उन्होंने कहा कि जो कालीबंगा है सिंधु सभ्यता के एक स्थल है, तो वो सिंधु सभ्यता का तीसरी राजधानी उसको इन्होंने बताया। तो पहली राजधानी हो गई हड़प्पा और दूसरी राजधानी हो गई मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी कौन सी हो गई दोस्तों? कालीबंगा। तो ध्यान रख लोगे कि सिंधु सभ्यता की 3 राजधानी है, तीनों आपके सामने है कि कौन कौन सी है। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। अब देखो दोस्तों आगे कि हमें हड़प्पा से या सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थल से उत्खनन के दौरान 2 टीले मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 टीलों का उत्खनन ही इतिहासकारों ने किया, या प्रत्येक स्थल से, सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थल से हमको 2 टीले मिले हैं। अब 2 टीले मिले हैं तो देखो दोस्तों, एक तो पश्चिमी टीला, कौन सा है? पश्चिमी टीला। एक आता है पूर्वी टीला। अब जब उत्खनन में या खुदाई में सिंधु सभ्यता में 2 टीले मिलते हैं हमको, पूर्वी और पश्चिमी। अब देखते हैं कि पूर्वी टीले में क्या था, उत्खनन में क्या मिला, और पश्चिमी टीले में उत्खनन में हमको क्या मिला। तो देखो दोस्तों, जो पश्चिमी टीला था उसमें हमको दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग के अवशेष क्या मिले हैं दोस्तों? दुर्ग के अवशेष। और जो पूर्वी टीला था उसमें हमको नगर के अवशेष मिले हैं। ध्यान रख लोगे दोस्तों कि पूर्वी जो टीला था उसमें नगर के अवशेष मिले और जो पश्चिमी टीला था उसमें हमको दुर्ग के अवशेष मिले। तो देखो दोस्तों, जो दुर्ग के अवशेष मिले हमको पश्चिमी टीला, उस टीले में पुरोहित रहते थे। कौन रहते थे? पुरोहित। ऐसा माना जाता है कि यह पुरोहित रहने का स्थान था। और जो नगर की बात आती है कि नगर में कौन रहते थे, तो देखो दोस्तों, नगर में व्यापारी, मजदूर और श्रमिक, ये वर्ग था, तो ये नगर में रहते थे। बात समझ में आ गई कि सिंधु सभ्यता में हमको 2 टीले मिले हैं उत्खनन के दौरान, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले में हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं और इस टीले में पुरोहित या पुजारी रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में दूसरा टीला हमको मिला है उत्खनन में, पूर्वी टीला। इस टीले में नगर के अवशेष हमको मिलते हैं और यहाँ पर व्यापारी, मजदूर या श्रमिक रहते थे। अब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक स्थल से हमें 2 टीले मिले हैं, लेकिन दोस्तों एक बात और है कि सिंधु सभ्यता में एक स्थल अपवाद है और वो स्थल है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा। ये स्थान से या इस स्थल से हमको सिंधु सभ्यता में 3 टीलों का या 3 भागों में विभाजित मिलता है।
सिंधु सभ्यता जो स्थल है उसमें 2 की बजाय कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जब हम आगे पढ़ेंगे धोलावीरा तो उसमें मैं आपको आगे डिटेल से बता दूंगा कि धोलावीरा में 3 भागों में क्यों बटा था, क्या कारण था, या वहां क्या क्या हमको अवशेष मिलते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं कि हमें हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हड़प्पा स्थल से कौन कौन से अवशेष हमको मिले हैं। देखो, हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष देखते हैं कि हमें हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, या सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल से हमको कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम वहां उनको यहां देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला जो अवशेष हमको प्राप्त होता है वो है कब्रिस्तान। यहां से एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान जानते होंगे आप आराम से, कब्रिस्तान मिला है। और इस कब्रिस्तान को R37 भी कहा जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान को हम R37 भी कहते हैं। आगे देखो दोस्तों, हमें हड़प्पा नामक स्थान से 12 कक्षों का, कितने कक्षों का? 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। आप जानते होंगे कि अन्नागार भी हमें लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और कालीबंगा से, इन स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता के अंदर अन्नागार मिले हैं। तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आगे वाले स्थानों में भी हमको ये मिलेगा। ये जो हड़प्पा से हमको 12 कक्षों का मिला है, ये 2 पंक्तियों में बटा हुआ था। एक पंक्ति में 6 कक्ष बने थे, तो दूसरी पंक्ति में 6 कक्ष बने थे, यानी कि 2 पंक्तियों में हड़प्पा नामक स्थान से हमको 6 पंक्तियों के हिसाब से, यानी कि एक पंक्ति में 6 अन्नागार थे, दूसरी में 6 थे, ऐसे 12 कक्षों का हमें एक अन्नागार मिला है। अब और चीज देखते हैं हमें कि हमें हड़प्पा से श्रमिकों के आवास, किसके आवास? श्रमिकों के, श्रमिकों के आवास, हड़प्पा नामक सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से हमको श्रमिकों के आवास और कर्मचारियों के आवास भी मिले हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि और कहीं से भी हमको ये चीजें नहीं मिलती है। कर्मचारियों का आवास मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको हड़प्पा नामक स्थान से ही कर्मचारियों के आवास मिलते हैं। हमें हड़प्पा से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। ध्यान रखने वाली बात है, गेहूं और जौ के दाने कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि गेहूं और जौ के दाने हमें किस हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, यहां से हमें बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र भी मिला है। किस पर मिला है? बर्तन पर। बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र भी मिला है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मछलियों का शिकार भी करते थे या मछलियों को पकड़ते थे। आगे देखो हमें कि हड़प्पा नामक स्थल से हमें एक कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का शीशा, किसका? कांसे का शीशा या दर्पण कहां से मिला है? हड़प्पा से हमको कांसे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, हमें हड़प्पा से ही मनुष्य के शव के साथ, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे हम देखेंगे। लोथल से भी हमें मालिक के साथ बकरी के जलाने के अवशेष मिलते हैं। तो
यहाँ पर हमें हड़प्पा से मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ से एक तांबे का पैमाना या स्केल किसका मिला है? तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? हड़प्पा नामक स्थान से हमको तांबे का पैमाना भी मिला है। हमें यहां से हड़प्पा से ही 16 तांबे की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? हड़प्पा से 16 तांबे की भट्टियां। आगे और यहां से हमको 6 लड़ियों का सोने का हार भी हमको हड़प्पा से ही मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें हड़प्पा नामक स्थान से क्या क्या चीजें मिली है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हमें बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र, कांसे का दर्पण, मनुष्य के शव के साथ हमको बकरे का अस्थि पंजर, तांबे का पैमाना और 16 तांबे की भट्टियां भी हमको मिली है और 6 लड़ियों से सोने का हार भी हमको मिला है। आगे देखो, हमें हड़प्पा नामक स्थान से कछुए और गधे की हड्डियां मिली है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हमें हड़प्पा से गधे और कछुए की हड्डियां, कछुए की हड्डियां ध्यान रखना, कई बार पूछा जा गया प्रश्न है। ये कहां से मिली हमको? हड़प्पा नगर से। आगे देखो, हमें सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर से और जो मिली है वो है एक अन्न कूटने की ओखली भी हमको यहां से प्राप्त हुई है। अन्न कूटने की ओखली क्या मिली है दोस्तों? आप जानते होंगे कि अन्न कूटने के लिए जो घरों में होती थी वो है ओखली। तो ये चीजें हमको सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से मिल गई। उसके बाद में दो आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण चीजें बताना जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे मिली है। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हड़प्पा से क्या मिली है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हमको कहां से मिली है? हड़प्पा से। लेकिन इसके उलट एक प्रश्न और आता है कि सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली? तो दोस्तों वो मिली हमको मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। हम कह सकते हैं कि हमको मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे हमको सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे सिंधु सभ्यता में एक स्थल था हड़प्पा स्थल, वो हमने देख लिया कि इस स्थल की खोज किसने की, कब की, कहाँ की गई। उसके बाद में हमने हड़प्पा स्थल से जो कौन कौन से अवशेष हमें उत्खनन में प्राप्त हुए वो हमने देख लिया। अब हम आगे जो अगली कक्षा होगी उसमें दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर से आपको नमस्कार दोस्तों।